गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। कैसे हैं आप सब? चलिए, आज हम पढ़ रहे थे, है ना, महादेवी वर्मा का लिखा हुआ मेरे बचपन के दिन। कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? मेरे बचपन के दिन। ये लिखा है महादेवी वर्मा जी ने, है ना। अभी तक हम 6 पाठ पढ़ चुके हैं, ठीक है, चपला देवी को छोड़ करके, है ना। अभी हम पढ़ रहे हैं महादेवी वर्मा का लिखा हुआ मेरे बचपन के दिन। कल के वीडियो में हमने देखा था महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। हमने महादेवी वर्मा के जीवन परिचय की सारी चीज़ें कल पढ़ ली थी। आज हमें सिर्फ कहानी पढ़ना है, तो शुरू करते हैं हम पेज नंबर 69 से। चलिए निकालते हैं पेज नंबर 69 और शुरू करते हैं कि बचपन की स्मृतियाँ में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा, परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती है ना। अब लेखिका अपने बचपन की बातें याद करते हुए हमें बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रही है। तो हमें ये चीज़ें समझना है कि बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। बचपन की स्मृतियाँ मतलब बचपन की यादें, है ना। कि हम जैसे अभी तो बड़े हो गए, 9th क्लास में आ गए, लेकिन मान लो थोड़ी सी कल्पना करो कि जब तीसरी में थे, चौथी में थे, तो उस समय हमारे मन में क्या चलता था, उस समय हम क्या सोचते थे, है ना। सोचते थे ना कि खिलौने मिल जाए, खिलौने से खेलें। ये हम सोचते थे कि यार थोड़ा सा बाहर घूमने को मिल जाए, हम बाहर घूमते हैं। थोड़ा सा गार्डन में बैठने को मिल जाए, वहाँ बैठते हैं, है ना। बार बार हम सोचते थे कि हमको पापा कहीं बाहर लेके जाएं, घुमाने लेके जाएं। तो ये सारी चीज़ें, बाजार लेकर के जाएं, वो जो गाड़ी होती है गाड़ी पे बिठाएं, छोटी सी साइकिल होती है उस साइकिल पे हम लोगों को घुमाते रहें। तो ये सारी चीज़ें हम लोग, हमारी इच्छा होती थी और आज हम इनको याद करते हैं तो वो हमारी स्मृतियाँ बन गई है। उनको हम याद करते हैं तो एकदम उनकी ओर खींचे चले जाते हैं, उनका एक आकर्षण बन जाता है हमारे सामने। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा, परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें हमने सपने में देखी है, जो हमारे पास पहले हो चुकी है, वो उनका अब हम सपना देख रहे हैं। तो परिस्थितियाँ कितनी बदल जाती है कि बचपन की परिस्थितियाँ क्या थी और आज की परिस्थितियाँ क्या है, आज की स्थिति क्या है। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई, है ना। अब लेखिका कहती है कि मैं अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मतलब ये था कि उनके परिवार में वो पहली ही लड़की थी। इससे पहले उनके परिवार में लड़कियां नहीं हुई थी, उनके परिवार में सिर्फ लड़के ही लड़के हुए थे, है ना। तो वो पहली ही लड़की थी। 3-4 पीढ़ियों के बाद उनके घर में पहली लड़की पैदा हुई थी, वो थी महादेवी वर्मा। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। 200 वर्ष मतलब कम से कम 3 से 4 पीढ़ियां, है ना। 200 वर्षों तक कोई भी लड़कियां उनके घर में जन्म नहीं ली थी, है ना। तो उनके घर में कम से कम 3 पीढ़ियों में सिर्फ लड़के ही लड़के पैदा हुए थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की, हमारी कुल देवी दुर्गा थी। अब वो कहती हैं कि मेरे बाबा ने दुर्गा पूजा करके दुर्गा जी को प्रसन्न किया, तब जाकर के मैं उत्पन्न हुई। मेरे पिताजी दुर्गा जी के बहुत बड़े भक्त थे और हमारी कुल देवी जो थी वो दुर्गा जी थी, है ना। होता है ना हमारे यहाँ भी कभी कभी बहुत सारे हम टोटके करते हैं, मान्यताएं मनाते हैं कि मेरे घर लड़का हो जाएगा तो मैं नर्मदा जी की परिक्रमा करूँगा, मेरे घर लड़का हो जाएगा तो मैं केदारनाथ जाऊँगा, या मैं कन्या भोज कराऊँगा, या मैं भागवत कथा कराऊँगा। कितनी सारी मान्यताएं हम लोग मान लेते हैं कि मेरे घर पुत्र का जन्म होगा तो मैं ये करूँगा, मेरे घर पुत्री का जन्म होगा तो मैं ऐसे काम करूँगा। हम लोग ईश्वर को कितना खुश करने की कोशिश करते कि हे ईश्वर मुझे दे दे, है ना। हम अपने लेने के लिए भगवान को भी देने की कोशिश करते हैं, जबकि भगवान तो सर्वस्व है, उसके पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरे घर यदि बेटा हो जाता है तो मैं आपको इतना सारा सामान दूंगा, यदि मेरे घर बेटी हो जाती है तो मैं आपको इतना सामान दूंगा, है ना। तो यही बात वहाँ पर भी थी। तो वो दुर्गा जी को बहुत मानते थे। दुर्गा जी उनकी कुलदेवी थी महादेवी वर्मा के परिवार में। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई, मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। अब महादेवी वर्मा जी कह रही कि मैं जब उत्पन्न हुई, मेरा जब जन्म हुआ तो मैं बहुत ही खुशकिस्मत थी, क्योंकि मेरे परिवार में 3 पीढ़ियों के बाद लड़की पैदा हो रही थी। तो मेरी बहुत ही खातिरदारी हुई, मेरी बहुत ही साल संभाल हुई, मेरी बहुत ही सेवा चाकरी हुई और मुझे बहुत अच्छे से रखा गया, जो कि अन्य लड़कियों को नहीं रखा जाता है।
अन्य लड़कियों को नहीं रखा जाता है का मतलब ये है कि हमारे समाज में आज भी लड़कियों को बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया है, लड़कों के बराबर दर्जा नहीं दिया गया है। आज भी उन्हें कम समझा जाता है, लड़कों की अपेक्षा उन्हें कम समझा जाता है। आज भी ये माना जाता है कि लड़का बाहर खेलने के लिए जा सकता है, लड़का बाहर पढ़ने के लिए जा सकता है, लड़का बाहर काम करने के लिए जा सकता है, लेकिन लड़कियां नहीं जा सकती। लड़कियां आज भी घरों में ही काम करें, लड़कियां आज भी घरों में ही पढ़ाई करें, लड़कियां आज भी घरों के ही काम करें, उन्हें बाहर खेलने की अनुमति नहीं होती है ना। ये अधिकतर हम गाँवों में देखते हैं, लेकिन आज की परिस्थितियाँ थोड़ी थोड़ी बदल रही है, थोड़ा सा परिवर्तन आया है कि आजकल लड़कियां भी बाहर खेलकूद के लिए अपना नाम कमा रही हैं और अपनी इच्छाएं प्रकट कर रही हैं। आज लड़कियां भी बाहर पढ़ने के लिए जा रही हैं और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर के काम कर रही है। तो थोड़ा सा परिवर्तन आया है हमारे समाज में, लेकिन महादेवी वर्मा के समय में इस तरह की परिस्थितियाँ नहीं थी। महादेवी वर्मा के समय में ये स्थितियाँ बिल्कुल उलट थी। उस समय लड़कियों को इतनी आज़ादी नहीं दी गई थी, है ना। उस समय लड़कियों को घरों में ही रहने की समझाइश दी जाती थी कि वे घरों में ही रहे, है ना। तो ये लगभग 1907 मतलब आज़ादी से पहले की बात बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कि परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे, पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी, हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। अब महादेवी वर्मा जी कह रही है कि मेरे परिवार में फारसी भाषा पढ़ी जाती थी, उर्दू भाषा पढ़ी जाती थी और मेरे पिताजी जो थे वो अंग्रेजी भाषा को जानते थे, लेकिन हमारे घर में हिंदी भाषा को नहीं जानते थे या हिंदी भाषा का वातावरण नहीं था, हिंदी भाषा को कम पढ़ा जाता था। मेरी माता जबलपुर से आई तब वे अपने साथ हिंदी लाई। अब वो कहते कि मेरी माता जो है वो जबलपुर की रहने वाली थी, मेरे मामा लोग जो है वो जबलपुर मतलब मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, तब वो मेरे घर में आई है ना। मतलब जब मेरी पापा और मम्मी की शादी हुई, पापा मम्मी की शादी हुई तो मम्मी मेरे घर आई, है ना। उस समय ही मेरे घर में हिंदी बोलना शुरू हुआ, क्योंकि मेरी माँ हिंदी प्रदेश की रहने वाली थी, मध्य प्रदेश की रहने वाली थी, तो वहाँ से उन्होंने हिंदी को लेकर के आई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी, पहल उन्होंने मुझे पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। अब वो कहते कि मेरी माँ जो है वो पूजा पाठ और कर्मकांड का काम जानती थी, वो पूजा पाठ घर में किया करती थी, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, है ना, वो पूजा पाठ किया करती थी। और साथ ही उन्होंने मुझे पंचतंत्र का पाठ कराया। पंचतंत्र क्या है? पंचतंत्र बाल कहानियाँ हैं। किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने, ठीक है। ये विष्णुदत्त शर्मा जी ने लिखी है पंचतंत्र की कहानियाँ, जिसको बहुत ज़्यादा विश्व भर में बहुत ज़्यादा पढ़ा गया। ये बाल कहानियाँ हैं, बाल कहानियों के साथ साथ नैतिक शिक्षा पर आधारित कहानियाँ हैं पंचतंत्र, जिसमें छोटी छोटी कहानियों, एक एक दो पेज की छोटी छोटी बाल कथाओं के माध्यम से बहुत अच्छी नैतिक बातें हमें सिखाने की कोशिश की गई है। तो उन्हें पंचतंत्र की कहानियाँ भी, पंचतंत्र की कहानियों के नाम से उनका पूरा प्रकाशन हुआ है और वो पूरे भारतवर्ष में और विश्व भर में बहुत ज़्यादा पढ़ी गई किताबों में से एक मानी जाती है पंचतंत्र की कहानियाँ। तो इसे ही महादेवी वर्मा ने भी पढ़ा था, उनकी माँ ने उन्हें पढ़ना सिखाया था। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। विदुषी का मतलब होता है विद्वान का विपरीत, है ना। विद्वान जो होता है, विद्वान का विपरीत से अर्थ है कि उसका लिंग विपरीत, है ना। विद्वान मतलब पुरुष जो बहुत ही ज़्यादा होशियार होते हैं, बहुत ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं। जो पुरुष बहुत कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं उनको विद्वान कहते हैं, और जो महिलाएं बहुत ही कुशाग्र बुद्धि, बहुत तेज बुद्धि, बहुत शार्प माइंड वाली होती है उनको विदुषी कहते हैं। जो बहुत ही ज्ञानवान होती है, जिनको हर विषय की जानकारियाँ होती है, उन्हें विदुषी कहते हैं। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, है ना। अब कहते हैं कि मेरे पिताजी जो थे वो मेरे बारे में बहुत ऊंचा सोचते हैं कि हमें अपनी बेटी को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जाना है और उसको बहुत ज़्यादा शिक्षा भी देनी है। इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी जी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूँ, लेकिन वह मेरे बस का नहीं था। मैंने जब तक दिन मौलवी साहब को देखा था, बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। तो वह पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीता में उन्हें विशेष रुचि थी।
पूजा पाठ के समय मैं बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी, मेरा मन नहीं लगा, वहाँ जाना बंद कर दिया, जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझे क्रॉसफेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा। ठीक है, अब हुआ ये कि लेखिका जो है उसको उर्दू और फारसी पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उसको अच्छा नहीं लगता था, उसको हिंदी और संस्कृत पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। उनके पिताजी ने सोचा कि फारसी और उर्दू भाषा भी पढ़ ले, तो एक मौलवी साहब को बोल दिया कि वो घर आकर के पढ़ा दे। लेकिन होता यह था कि जैसे ही मौलवी साहब आते थे, महादेवी वर्मा अपने पलंग से नीचे तक नहीं उतरती थी। वो उर्दू भाषा पढ़ना नहीं जानती थी क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता था। वो सिर्फ हिंदी और संस्कृत भाषा पढ़ती थी। जब उनकी माँ पूजा पाठ करती थी तो वो उनके साथ बैठ जाया करती थी, श्लोक भी पढ़ती थी, मंत्र भी पढ़ने लगी, है ना। फिर उनका एडमिशन एक स्कूल में करा दिया गया, मिशन स्कूल में। लेकिन मिशन स्कूल तो क्रिश्चियन स्कूल होते थे, वहाँ पर कुछ दूसरी भाषाओं में भी पढ़ाया जाता था, वहाँ का माहौल अलग था, तो वो माहौल उन्हें पसंद नहीं आया, वो माहौल भी उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, काफ़ी रोने धोने के बाद उन्होंने वो वहाँ का स्कूल भी छोड़ दिया। फिर उनको एक क्रास्थवेट कॉलेज में एंट्री दे दी गई, प्रवेश दे दिया गया, वहाँ पर उन्होंने अपनी पढ़ाई की, है ना। चलिए, आज हम इतना ही पढ़ते हैं इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम और अगले पेज का पढ़ेंगे ना, पेज नंबर 70 हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इस पार्ट को पढ़िए और बहुत अच्छे से इसको समझिए। थैंक यू।